आज हम रूस और यूक्रेन की जंग के हालिया डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे जो 2022 से चल रही है और अब 2025 में इस कॉन्फ्लिक्ट ने नए मोड़ ले लिए हैं। इस वीडियो में हम खास तौर पर मेनली अगस्त और सितंबर 2025 के इंसिडेंट्स पर फोकस करेंगे, जैसे कि एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री पर रूसी हमले की बात करेंगे, यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी से जुड़ी यूरोपीय बैठकें जो हुई है और यूरोपियन मीटिंग्स जो हुई है, और साथ ही अमेरिका रूस के बीच जो बातचीत हुई है, और इसके साथ ही चीन में जो एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे इनका बैकग्राउंड क्या है और इनका इम्पैक्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जंग अब 3.5 साल से ज्यादा समय से जारी है और इसमें शामिल देशों की रणनीतियां लगातार बदल रही है। सबसे पहले हम उस इंसिडेंट की बात करेंगे जो अगस्त 2025 में हुआ। 21 अगस्त 2025 को रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी इलाके ओब्लास्ट में एक मुकाचेवो शहर पर एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री पर मिसाइल से हमला किया है। ये फैक्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट बनाती थी और हमले में करीब इसके 15 कर्मचारी घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। रूसी सेना ने इस हमले में क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया है, जो यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सों में अपेक्षाकृत कम होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लड़ाई है वो पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में ज़्यादा फोकस्ड है। ये शहर स्लोवाकिया की सीमा से लगा हुआ है, जो नेटो सदस्य देश है, इसलिए इस हमले को रूस की ओर से एक रणनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। रूस ने जब ये हमला किया उसके बाद ये काफ़ी चर्चा का मुद्दा बन गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले के कुछ दिनों बाद ही सितंबर की शुरुआत में इस फैक्ट्री का दौरा किया। उन्होंने कीव से करीब 600 किलोमीटर की यात्रा करके वहां पहुंचकर सिचुएशन का जायजा लिया और कंपनी के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये हमला रूस की मंशा को दिखाता है कि किस तरीके से ये जो रूस के जो भी इंटेंशंस है वो दिखाता है कि किस तरीके से जो रूस है वो पीस डील के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है और ये अमेरिकी हितों पर भी सीधा प्रभाव डालता है। उन्होंने अमेरिकी दूतावास से उनके अधिकारियों को भी साथ में बुलाया जब वो इस मुलाकात के लिए, ताकि ये दिखाया जा सके कि रूस अब पश्चिमी संपत्तियों को भी निशाना बना रहा है। ज़ेलेंस्की का ये दौरा सिर्फ एक निरीक्षण नहीं था, बल्कि इसमें एक राजनीतिक संदेश भी छिपा था। उन्होंने ये घोषणा की कि यूक्रेन रूस के हमलों का जवाब देगा, खासकर ऊर्जा सुविधाओं पर जो हमले हुए हैं। उनके शब्दों में अगर कहा जाए तो उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमलों का जवाब देता है और देता रहेगा। हम चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो, लेकिन कोई भी इसे सहन नहीं करेगा। इसका मतलब है कि यूक्रेन अब रूसी रिफाइनरी और जो तेल की सुविधाएं हैं उन्हें टारगेट बनाएगा। हाल ही के आंकड़ों से ये पता चलता है कि अगस्त 2025 में रूस ने यूक्रेन पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। हालांकि सटीक संख्या 1500 से कम ही हो सकती है, लेकिन ये दिखाता है कि रूस की आक्रामकता लगातार बढ़ रही है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ रही है और अगस्त में उन्होंने करीब 200 वर्ग किलोमीटर ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा किया है। ये सिचुएशन यूक्रेन के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये जो जंग है इसने देश की अर्थव्यवस्था को और बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से इम्पैक्ट किया है। अब हम देखते हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आक्रामकता के पीछे क्या वजह है। इसकी कई वजह हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़ी हैं। पहली वजह है 4 सितंबर 2025 को पेरिस के एलएसी पैलेस में हुई वो बैठक। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस बैठक की सह अध्यक्षता की थी, जिसमें यूरोप के 26 देशों के नेता शामिल हुए थे। इस कॉलिशन ऑफ द विलिंग नामक गठबंधन ने यूक्रेन को युद्ध के बाद सुरक्षा गारंटी देने का फैसला किया। इन गारंटी में हजारों सैनिकों की तैनाती शामिल है, जो यूक्रेन की जमीन और सी मतलब जो समुद्र का एरिया है और हवाई क्षेत्र में तैनात किए जाएंगे, ताकि किसी भी रूप से रूसी आक्रमण को रोका जा सके। ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि ये जो संख्या है ये नंबर से ये हजारों में होंगी, हालांकि सटीक आंकड़ा भी तय नहीं हुआ है। इसके अलावा यूक्रेन की सेना को हथियार और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये बैठक रूस के लिए एक चुनौती है, एक काफ़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, क्योंकि ये यूक्रेन को नेटो जैसी सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। और दूसरी वजह है शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का जो हालिया बैठक हुई थी एससीओ की, जहां चीन और उत्तर कोरिया ने रूस का समर्थन किया था। इन देशों से जो सहायता मिली है, जैसे हथियार और सैनिक और सहयोग, इन्होंने पुतिन को मजबूती दी है।
पुतिन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि यूक्रेन में किसी भी विदेशी सैनिक की तैनाती को रूस वैध लक्ष्य मानेगा, क्योंकि ये यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की कोशिश है। यूरोप की भूमिका इस युद्ध में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस जंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी यूरोप के मुख्य जो मेन कंट्रीज मानी जाती हैं, और ब्रिटेन और फ्रांस सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं इसमें, जहां स्टामर और मैक्रो ने ये कहा है कि किसी भी आपात स्थिति में, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए वो तैयार रहेंगे और तैयार रहना उनके अकॉर्डिंग ज़रूरी है। जर्मनी ने भी ये साफ किया है कि वो यूक्रेन में सीधे सैनिक नहीं भेजेगा, लेकिन बाकी जो हेल्प है वो उसे प्रोवाइड करेगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी ये कहा है कि इटली फौज नहीं भेजेगी, लेकिन यूक्रेन की सेना को बाहर प्रशिक्षण देने को वो तैयार हैं। और ये देश मिलकर यूक्रेन को हथियार, वित्तीय मदद यानी इकोनॉमिकली वो उन्हें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, यूक्रेन को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और खुफिया जानकारी भी दे रहे हैं। हालांकि यूरोप में एकता है, लेकिन अमेरिका की भूमिका पर अनिश्चितता है, क्योंकि कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता अमेरिका पर कि अमेरिका कब किस ओर पलट जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका अब यूक्रेन को पहले जैसी बड़ी मदद नहीं देना चाहता है। ट्रंप ने कहा है कि यूरोप को पहले जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अमेरिका उसमें हेल्प करेगा, लेकिन खास तौर पर जो मुख्य भूमिका है वो यूरोप की होगी। एक रिपोर्टर के सवाल पर ट्रंप ने ये जवाब भी दिया था कि हम यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी पर काम करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन यूरोप आगे रहेगा। ये जंग अचानक खत्म हो जाएगी, ये उन्होंने कहा है, ये ट्रंप ने कहा है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का जो मुद्दा है, ये सबसे पहले 2008 में था। 2008 में ये जो बातचीत है, ये चर्चा शुरू हुई थी जब नाटो ने यूक्रेन और जॉर्जिया को सदस्यता का न्योता दिया था, लेकिन रूस ने उसी साल जॉर्जिया पर हमला करके ये चेतावनी दी थी कि उसके जो सीमावर्ती देश है उन्हें वो नाटो से दूर रखेगा और उन्हें नाटो से दूर रखा जाए। उन्होंने उस जो रूस ने है उन देशों को चेतावनी दी है। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर कंप्लीटली पूर्ण रूप से आक्रमण शुरू कर दिया, जो अब 3.5 साल से चल रहा है। और अभी करंट में प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंटली रूस यूक्रेन के करीब 20% क्षेत्र पर कब्जा जमाए हुए है, जो लगभग 1,14,500 वर्ग किलोमीटर है। इसमें डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसान, जापोरेजिया जैसे कई इलाके शामिल हैं। रूस इन जगहों पर अपनी ऐतिहासिक और रणनीतिक संपत्ति इन्हें मानता है और इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। पुतिन ने यह कहा है कि अगर कोई समझौता होता है तो रूस उसे पूरी तरह से निभाएगा, लेकिन सुरक्षा गारंटी दोनों देशों के लिए होनी चाहिए। अभी तक इस पर गंभीर बातचीत नहीं हुई है। दोनों देशों ने आपस में डायरेक्टली कोई भी कॉन्वर्सेशन इस मुद्दे पर अभी तक नहीं की है। अब हम अमेरिका और रूस के बीच हालिया बातचीत पर आते हैं। 15 अगस्त 2025 को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी, और ये जो मीटिंग थी ये यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए, यूक्रेन की जंग को खत्म करने के एजेंडा से की गई थी, जहां ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। हालांकि बैठक में कोई भी बड़ा समझौता नहीं हुआ। ट्रंप को उम्मीद थी कि पुतिन यूक्रेन पर नरम रुख अपनाएंगे, लेकिन पुतिन ने यह साफ कर दिया कि युद्ध विराम तभी पॉसिबल है, पीस डील तभी पॉसिबल है जब यूक्रेन रूसी कब्जे वाले इलाकों से अपना दावा छोड़े। पुतिन ने यह कहा है कि अगर लंबी शांति के फैसले होते हैं तो यूक्रेन में विदेशी सैनिकों की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मीटिंग थी ये ट्रंप की कूटनीति के लिए एक चुनौती साबित हुई, क्योंकि 2025 का सितंबर उनके लिए कई मोर्चों पर दबाव वाला रहेगा, जिसमें रूस के अलावा ईरान और चीन भी शामिल है। इस बीच एक और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट सितंबर 2025 की शुरुआत में चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ। वहां एक सैन्य परेड के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उसके साथ ही जो रूसी राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन मौजूद थे। ये तीनों नेताओं की पहली सार्वजनिक मुलाकात थी, जो एक नए गठबंधन का संकेत देती है। इस परेड में लेजर हथियार और न्यूक्लियर मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चिंता का मुद्दा बन गया है। चीन ने रूस को आर्थिक और सैन्य सहायता दी है, जबकि उत्तर कोरिया ने हथियार और सैनिक भेजे हैं। किम जोंग उन ने भी ये कहा है कि उत्तर कोरिया चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगा। पुतिन ने इस मौके पर कहा कि अगर यूक्रेन बैठक चाहता है तो रूस तैयार है, लेकिन जगह मॉस्को होनी चाहिए और सुरक्षा की 100% गारंटी दी जाएगी।
ये मुलाकात दिखाती है कि रूस अकेला नहीं है, चीन और उत्तर कोरिया उसके साथ है, जो वैश्विक राजनीति में एक नया संतुलन बना रहा है। ये तीनों देश परमाणु शक्ति संपन्न है, जिससे ये जो सिचुएशन है ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। चीन की परमाणु क्षमता, रूस की न्यूक्लियर ताकत और उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम ट्रंप प्रशासन के लिए चुनौती है। अगर ये जो जंग है ये दो खेमों में बढ़ती है तो पहला हमला कहां होगा ये अभी बताना मुश्किल है, लेकिन शंघाई सहयोग संगठन की बैठकें इस दिशा में एक काफी इंपॉर्टेंट कदम मानी जा रही है। जिनपिंग ने दुनिया के नेताओं को बीजिंग बुलाकर यह दिखाया है कि चीन का मोर्चा तैयार है और यूक्रेन की जो जंग है अब वैश्विक स्तर पर फैल चुकी है। जेलेंस्की यूरोप से मिली सुरक्षा गारंटी पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि पुतिन अपनी शर्तों पर शांति चाहते हैं। ट्रंप की नीति यूरोप के तरफ से ज्यादा वो निर्भरता चाह रहे हैं और बीजिंग की मुलाकात ने नए गठबंधनों को जन्म दे दिया है। क्या शांति संभव है या ये जंग और बढ़ेगी, ये तो समय बताएगा, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।